नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना की, जो 12वीं शताब्दी के मध्य में हुई, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। तो हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी के मध्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना की, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। मैं आप सभी से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और YouTube चैनल EEE युवा कैंपस को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आपको मिलते रहें और आप इस समय का सदुपयोग कर सकें। जैसे आपका ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं, करंट की सबसे शानदार क्लासेज चल रही हैं, सुरेंद्र चौधरी पढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ साथ राजस्थान कल्चर की सबसे बढ़िया क्लासेज चल रही हैं। आप उनका वीडियो एंड तक देखें और नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे गौर प्रदेश। गौर प्रदेश जो पड़ता है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, और गौर प्रदेश शुरुआत में गजनी के अधीन था। ये जो गौर प्रदेश है अफगानिस्तान में गजनी से कुछ आगे एक पहाड़ी क्षेत्र है, चारों ओर से पहाड़ हैं इसके। तो ये शुरुआत में गजनी प्रदेश के अधीन आता था, लेकिन लगभग 1151 ईस्वी में वहाँ पर एक ईरानी सरदार आया जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन या अलाउद्दीन जहानशोज। अलाउद्दीन जहानशोज ने गौर प्रदेश पर अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र गौर प्रदेश की स्थापना करने की कोशिश की। लेकिन इसमें जो बाधा डाल रहा था अलाउद्दीन हुसैन का बड़ा भाई और उसके पुत्र, तो बड़े भाई की हत्या कर दी गई, और हुसैन ने अपने दोनों भतीजों को, जो बड़े भाई के पुत्र थे, गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, दोनों को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। लगभग 10 वर्षों के शासन के बाद जो अलाउद्दीन हुसैन या अलाउद्दीन जहानशोज था उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र सैफुद्दीन गौर प्रदेश का शासक बनता है। सैफुद्दीन गौर प्रदेश का शासक बनते ही अपने दोनों चचेरे भाइयों को गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन को जेल से रिहा कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से एक वर्ष बाद, यानी 1161 के एक वर्ष बाद 62-63 में सैफुद्दीन की भी एक संघर्ष में मृत्यु हो जाती है, और सैफुद्दीन के बाद जो सत्ता हाथ में आती है वो उन दोनों भाइयों के हाथ में आ जाती है। तो गौर प्रदेश का जो शासन या संभालने लगते हैं वो गयासुद्दीन और उसका छोटा भाई मोहम्मद गोरी या शहाबुद्दीन कह दीजिए आप। तो ये दोनों गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन बड़ा भाई राजा बनता है, और शुरुआत में मोहम्मद गोरी अपने बड़े भाई के अधीन कई प्रदेशों को जीतता है, साम्राज्य को बढ़ा देता है। अपने बड़े भाई के नेतृत्व में रहते हुए गजनी को गौर प्रदेश में मिला लेता है, और अब गजनी गौर प्रदेश के अधीन हो जाती है। इस घटना से इसका भाई 10 वर्ष बाद लगभग 1173 ईस्वी में छोटे भाई मोहम्मद गोरी को सेनापति नियुक्त कर देता है। अब जितने भी भारत पर आक्रमण हुए, मोहम्मद गोरी के सेनापति या शासक बनने के बाद 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार कई आक्रमण किए गए। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य होता था अपने साम्राज्य के विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो गोमल दर्रे से वो भारत पर आया, और गोमल दर्रा आज पड़ता है पाकिस्तान में एक पहाड़ी क्षेत्र है, सुलेमान पर्वतमाला में ही वो गोमल दर्रा है। जो अति प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय जो व्यापारी वर्ग था वो विदेशियों के साथ व्यापार के लिए आने जाने के लिए उस रास्ते का उपयोग किया करता था। तो उसी गोमल दर्रे से उसने भारत पर प्रवेश किया, और इसी क्रम में मुल्तान, फिर गुजरात के साथ फिर दिल्ली, कन्नौज आदि क्षेत्रों पर, पंजाब पर आक्रमण करके उनको जीत लिया, और भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। तो हम बात करते हैं एक बार इसकी, तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। गौर प्रदेश पड़ता है अफगानिस्तान में।
ये गौर प्रदेश पड़ता है वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अफ़गानिस्तान में गजनी के थोड़ा आगे पड़ता है। ईरान के पास में एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ी क्षेत्र को ही गौर प्रदेश कहते हैं। गौर प्रदेश में सहस्वानी वंश की नींव रखी थी अलाउद्दीन हुसैन ने, या अलाउद्दीन हुसैन, या फिर आप कह लीजिए इसको सहस्वानी वंश का था यह जहानसोज। तो अलाउद्दीन जहानसोज ने गौरी वंश या फिर सहस्वानी वंश कह दीजिए आप, सहस्वानी वंश की स्थापना की थी और इसने गौर प्रदेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। जब इसने गौर प्रदेश की स्थापना की थी तो ये टाइम था लगभग 1151 ईस्वी में, और इसमें जो बाधा डाल रहे थे इसके दो भतीजे, इसके बड़े भाई के पुत्र थे, दो भतीजे, एक का नाम था गयासुद्दीन और दूसरा था शहाबुद्दीन। गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन, ये इसके दो भतीजे थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन को ही मोहम्मद गोरी कहते हैं, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इन दोनों को इसने बंदी बनाया, अपने भतीजे दोनों को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया, इन दोनों को जेल में डाल दिया। लेकिन 10 वर्षों बाद अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र राजा बनता है, और पुत्र था इसका सैफुद्दीन। तो इसका पुत्र सैफुद्दीन गौर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है, गौर प्रदेश का शासक बनता है और अपने दोनों चचेरे भाइयों को शासक बनते ही दोनों चचेरे भाइयों को रिहा कर देता है, जेल से छोड़ दिया, रिहा किया या जेल से छोड़ दिया। सैफुद्दीन की बदकिस्मती से एक संघर्ष में 1-2 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाती है। सैफुद्दीन जब शासक बना तो ये बना था 1163 ईस्वी के आसपास, शासक बना 1161 ईस्वी के आसपास। 1-1.5 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। एक संघर्ष में मृत्यु, एक छोटा सा संघर्ष होता है और उस संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु हो जाती है 1163 ईस्वी में। सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद जो गौर प्रदेश का पूरा साम्राज्य आ जाता है वो इन दोनों भाइयों के पास आ जाता है, बड़ा भाई गयासुद्दीन और छोटा भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो हम बात कर रहे हैं कि गयासुद्दीन जब गजनी कह दीजिए, क्योंकि अब गजनी भी लगभग गौर प्रदेश के अधीन होने वाला है, या गौर प्रदेश, तो गौर प्रदेश का जो शासन है वो आ जाता है गयासुद्दीन यहाँ का राजा बन जाता है, गयासुद्दीन। और गयासुद्दीन का साथ देता है उसका छोटा भाई मोहम्मद गोरी। तो शुरुआत में मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में एक अभियान करता है और गजनी को अपने राज्य में मिला लेता है, और गजनी को राज्य में मिलाया तो उस समय गजनी का जो शासक था वो गजनी का शासक गजनवी वंश का था और उसका अंत कर दिया, गजनी को अपने साम्राज्य में मिलाया। इस बात से खुश होकर इसके बड़े भाई गयासुद्दीन ने मोहम्मद गोरी को अपना सेनापति बना दिया। तो हम बात करेंगे अब मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम भारत की उस समय की स्थिति, राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं।
गौर प्रदेश अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में ये पहाड़ी क्षेत्र था। शुरुआत में जो गौर प्रदेश था वो गौर प्रदेश गजनी के अधीन आता था, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र राज्य बन गया और उसने गजनी को ही अपने अधीन कर लिया और बाद में गौर प्रदेश की राजधानी भी बनाया। तो यह सब किया मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का शासक बन गया। मोहम्मद गोरी यह अपने भाई के नेतृत्व में सेनापति बना 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। लगभग 1203 या 2 ईस्वी में इसके भाई की मृत्यु होगी, तो ये फिर वास्तविक शासक भी बन गया था। तो अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। थोड़ा सा एक बार मैप देखिए। यह है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आगे, और ये हमारा पाकिस्तान, और ये हमारा इंडिया। जो पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में एक काबुल से थोड़ा आगे 140 किलोमीटर एक स्थान है गजनी। फिर और आगे जाते हैं ईरान के आसपास, इधर ये ईरान आ जाता है। तो ईरान के पास आ जाते हैं तो एक पहाड़ी क्षेत्र आता है गौर क्षेत्र, और वो गौर क्षेत्र धीरे धीरे बड़े साम्राज्य में बदल जाता है और उसका सबसे शक्तिशाली सम्राट होता है महमूद गोरी। उस समय भारत के अंदर ये हमारा दिल्ली है, ये आप हमारा दिल्ली है, और दिल्ली में उस समय तोमर वंश का राज होता है। तोमर वंश का राज होता है उस समय दिल्ली में, तोमर वंश का राज होता है। और हम दिल्ली से आगे थोड़ा यूपी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर है कन्नौज, और कन्नौज पर उस समय जो शासन होता है वो होता है गढ़वाल वंश के राजा जयचंद, या जयचंद्र कह दीजिए आप, जयचंद्र या जयचंद का शासन होता है। अब थोड़ा सा इधर देखें तो ये राजस्थान का अजमेर है, और राजस्थान के अजमेर में जो शासन होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन होता है। और आगे गुजरात, गुजरात का जो राजा होता है वो चालुक्य वंश का राजा होता है। चालुक्य वंश का राजा होता है, उसका नाम होता है भीम द्वितीय, या मूलराज कह दीजिए आप, मूलराज या भीमदेव द्वितीय, मूलराज या भीमदेव द्वितीय। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, गौर प्रदेश से जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करेगा तो बीच में उसके आएगा पाकिस्तान। तो पहले वो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को जीत लेगा, और जैसे जैसे पाकिस्तान पर उसको जीत हासिल होती है तो वो गुजरात की ओर बढ़ता है, भीम के साथ युद्ध करता है, यहाँ इसकी हार हो जाती है, और उसके बाद वो दिल्ली पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो ननियाल था वो दिल्ली था, और पृथ्वीराज चौहान का जो नाना था अनंगपाल, उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल ने गोद ले रखा था। तो एक तरह से पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर दोनों का शासक हो गया था। तो यहाँ पर एक दोनों के बीच युद्ध होता है। पहले युद्ध में, जिसको हम तराइन का युद्ध कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। दूसरे युद्ध की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और फिर गजनी से चल करके वापस मोहम्मद गोरी जयचंद को हराता है, और एक अभियान जाटों के खिलाफ भी करता है। तो ये इसकी संक्षिप्त वर्णन था, हमने स्थिति देखी। तो अब बात करेंगे महमूद गोरी की। तो महमूद गोरी जैसे ही गौर प्रदेश का शासक बना या सेनापति बना, तो इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य, भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था, कई बार प्रश्न में पूछा गया है, मुख्य उद्देश्य था अपना साम्राज्य विस्तार, मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार, और दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो भारत पर आक्रमण करने के इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। तो भारत पर इसने जो आक्रमण किए उस आक्रमणों की बात करते हैं हम। भारत पर आक्रमण, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने जैसे ही सेनापति बनाया गया तो भारत के क्षेत्र पर, उस समय के संयुक्त भारत के जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, 1173 के बाद 2 वर्ष बाद ही 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान पड़ता है आज के पाकिस्तान के पंजाब में, मुल्तान पड़ता है आज के पाकिस्तान के पंजाब में। मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया।
मुल्तान पर आक्रमण के बाद 1178 ईस्वी में उसने जो आक्रमण किया, ये जो मुल्तान का आक्रमण था, ये इसका प्रथम आक्रमण था। ये इसमें इसकी जीत हुई 1178 ईस्वी में। ये यहाँ से अफगानिस्तान से चला, पाकिस्तान होते हुए गुजरात के चालुक्य शासक भीमदित्य के साथ युद्ध लड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, थोड़ा ध्यान रखें। 1178 ईस्वी में गुजरात में एक स्थान है, गुजरात के पाटन है, पाटन के शासक भीम सेकंड से युद्ध होता है इसका। तो देखते हैं थोड़ा सा इसका विस्तृत वर्णन। तो ये दोनों जो सेनाएं, गौरी की सेना और भीम की सेना, आज का जो राजस्थान है उसमें एक स्थान है माउंट आबू, तो आबू के निकट दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है, तो इसको कहते हैं आबू का युद्ध। आबू का युद्ध, आबू का युद्ध लड़ा गया 1178 ईस्वी में, और ये युद्ध लड़ा गया, आबू का युद्ध वो लड़ा गया मूलराज कह दीजिए, मूलराज, और मूलराज नहीं कहोगे तो आप भीम द्वितीय कह दीजिए, दोनों एक ही बात है, वर्सेस गौरी के बीच युद्ध होता है। उसमें मूलराज अल्प आयु में होता है, मूलराज की आयु बहुत छोटी होती है, इसके पिताजी का देहांत हो चुका होता है, तो इसकी माता का नाम है नायिका देवी। तो ये अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में युद्ध करता है। तो ये जब युद्ध करता है तो ये अल्प आयु में होता है, अवयस्क होता है, अवयस्क होता है। तो इसकी माता या संरक्षिका, इसकी संरक्षिका होती है, वो इसकी माता होती है, और माता का नाम है नायिका देवी। तो नायिका देवी के नेतृत्व में या मूलराज के नेतृत्व में युद्ध होता है। गौरी की बुरी तरह हार होती है, गौरी की बुरी तरह हार होती है ये, और ये वापस भाग जाता है। मूलराज की या नायिका देवी की जीत होती है आबू के युद्ध में। लेकिन मूलराज ने यहाँ पर पहली गलती कर दी कि इसको जिंदा वापस जाने दिया, और आबू के युद्ध का जो परिणाम था वो मूलराज के पक्ष में रहा। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे, मोहम्मद गौरी ने भारत पर वापस आक्रमण किया 1181 ईस्वी में। तो मैं इसको हटा देता हूँ। मोहम्मद गौरी ने 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण किया। उस समय संयुक्त भारत था, तो लाहौर आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1100 इसी क्रम में उसने 1181 ईस्वी में लाहौर को जीत लिया, लाहौर को जीता, और 1185 ईस्वी में, 1181 के बाद 1185 ईस्वी में पंजाब के गजनवी शासक या गजनवी वंश के शासक, गजनवी वंश के शासक खुसरो मलिक कह दीजिए, शाह कह दीजिए, खुसरो मलिक को हराया और गजनवी वंश का अंत कर दिया। तो 1185 ईस्वी में पंजाब के गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को हराया। ये अंतिम शासक था और पंजाब पर भी इसने कब्जा कर लिया। तो इसकी नीति थी भारत में अपने साम्राज्य को फैलाना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उस समय कन्नौज बड़ा संपन्न था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, व्यापारिक मार्ग का भी प्रमुख केंद्र था। तो इसका अगला लक्ष्य होता है कन्नौज। और जब कन्नौज जाते हैं तो अफगानिस्तान से कन्नौज जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है दिल्ली, इसलिए सबसे बड़ा कांटा इसके लिए था दिल्ली। और साइड में आपका पृथ्वीराज चौहान। उस समय पृथ्वीराज चौहान का भी बहुत वैभव था, साम्राज्य विस्तार की नीति उसने अपनाई, अपना साम्राज्य चारों ओर फैलाया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि 1185 ईस्वी के बाद जब ये दिल्ली को जीतने की कोशिश करता है तो 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में होता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। ये तराइन जो पड़ता है आज के हरियाणा में पड़ता है।
दिल्ली के पास एक स्थान है तराइन, तो तराइन का मैदान, यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और यहाँ जो सेना होती है वो दिल्ली प्लस अजमेर, दिल्ली प्लस अजमेर, दिल्ली में वहाँ गोविंदराज तोमर और अजमेर का शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दिल्ली का शासक गोविंदराज तोमर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति होता है और ये जो युद्ध लड़ा जाता है वो दिल्ली के निकट तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा जाता है। दूसरी तरफ जो सेना होती है वो गौर प्रदेश के शासक या गजनी के शासक मोहम्मद गोरी की सेना होती है। कहते हैं कि उस समय भारत में हाथियों का प्रयोग बहुत होता था, तो तराइन की पहली लड़ाई के अंदर गोविंदराज हाथी पर बैठा था। मोहम्मद गोरी ने एक तीर चलाया गोविंदराज को निशाना बनाते हुए और वो तीर इसकी आंख में लगा, लेकिन वो बहुत अंदर तक जाता, तब तक उस तीर को पकड़ लिया गया। लेकिन गोविंदराज बड़ा गुस्सा हुआ और उसने हाथी पर बैठे बैठे एक भाला फेंका जो सीधा जा करके मोहम्मद गोरी की छाती में लगा। ये घायल हो गया और घायल होने के बाद मोहम्मद गोरी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को बंदी भी बना दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने दयालुता दिखाते हुए इसे जिंदा छोड़ दिया। यह सबसे बड़ी भूल थी इतने शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कि इसको वापस जिंदा गौर प्रदेश या गजनी जाने दिया गया। तो इसमें दिल्ली या पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और ये मोहम्मद गोरी बुरी तरह हार जाता है और ये घायल भी हो जाता है युद्ध में, वापस भाग जाता है। ये तराइन का पहला युद्ध। अब 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हो जाता है। अब एक यहाँ और इम्पोर्टेंट घटना होती है जो भारतीय इतिहास को बदल देती है, आप थोड़ा सा सुने। जैसे मैंने बताया था अभी कि दिल्ली के आगे कन्नौज पड़ता है जो आज उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। उस समय कन्नौज का राजपूत राजा था गढ़वाल वंश का जयचंद। जयचंद का ननिहाल भी दिल्ली था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ननिहाल भी दिल्ली था। दोनों का ही नाना था अनंगपाल। अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को गोद ले रखा था और जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी संयोगिता। दोनों का दिल्ली आना जाना लगा रहता था, तो संयोगवश पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया संयोगिता से। ये बात जब जयचंद को पता चली तो वो बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान साम्राज्यवादी नीति में विस्तार करता था और उस समय घटनाएं ऐसी या उसका जो समय काल ऐसा कि कोई दूसरा राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनको भी कहीं खतरा था कि हो सकता है ये हमें भी अपने अधीन कर ले। एक शक्तिशाली सम्राट था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो जब ये घटना होती है तो गढ़वाल वंश का राजा जयचंद अपनी पुत्री का स्वयंवर की रचना करता है, स्वयंवर रचाता है, उसके विवाह की तैयारी करता है। तो पूरे भारत के समस्त राजाओं को आमंत्रित करता है, पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करता है। तो पृथ्वीराज चौहान नाराज भी होता है। लेकिन जयचंद इससे भी आगे बढ़ जाता है। जब स्वयंवर रचाता है तो अपने महल के बाहर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाता है, एक बुत बनवाता है और उस मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर देता है। तो जब द्वारपाल की तरह वो पृथ्वीराज चौहान का बुत खड़ा होता है और संयोगिता जैसी दरबार में वरमाला लेकर के आती है, तो वो सभी राजाओं को देखते देखते एक एक राजा को क्रॉस करते हुए उस द्वारपाल मूर्ति जो पृथ्वीराज चौहान की थी उसके गले में आकर के माला डाल देती है। और ये सब घटना पृथ्वीराज को भी पता होती है कि संयोगिता उससे प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है, तो वो भी प्लान बना रहा होता है उसको ले जाने का। तो उसी समय पृथ्वीराज चौहान आता है अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ और कन्नौज से जयचंद की आंखों के सामने ही संयोगिता का हरण कर लेता है और उससे गंधर्व विवाह करता है। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह भी कहते हैं। इस बात से जयचंद बहुत नाराज होता है, अपनी बेइज्जती समझता है और पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक लिखी गई है जो दिल्ली और अजमेर के चौहानों का वर्णन किया गया है।
पृथ्वीराज रासो जिसने लिखी उस दरबारी कवि का नाम था चंद बरदाई और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। ये सारा वर्णन उस पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में मिलता है। तो जयचंद इस बात से नाराज होकर के जो गोरी हार चुका था उसको 1192 में वापस भारत आने का निमंत्रण देता है। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में सहायता का वादा करता है और परिणाम स्वरूप तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो इस घटना की बात करेंगे हमें। तराइन का दूसरा युद्ध। ये जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ वो हरियाणा के उसी तराइन के मैदान में हुआ 1192 ईस्वी में। दोनों की सेना फिर आमने सामने हो जाती है। यहाँ पर कह सकते हो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी, दोनों की सेना आमने सामने हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें भी पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा होता है। पृथ्वीराज चौहान के पास एक दूत भेजता है गोरी और संधि का प्रस्ताव रखता है। पृथ्वीराज चौहान उसकी बातों में आ जाता है और उसकी सेना जश्न मनाती है पृथ्वीराज चौहान की कि चलो युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि कभी कोई सेना नहीं चाहती कि रक्तपात हो, तो वो जश्न मनाती है और रात को लगभग 10, 11, 12 बजे जश्न मना के सो जाती है। लेकिन मोहम्मद गोरी चतुराई से या फिर षड्यंत्र से या धोखे से कह लीजिए, वो अपनी सेना को जल्दी सोने के लिए कह देता है और वो जल्दी सो जाती है। रात को गोरी की सेना पृथ्वीराज की सोती हुई सेना पर आक्रमण कर देती है। परिणाम स्वरूप अफरा तफरी मच जाती है। पृथ्वीराज ढंग से लड़ भी नहीं पाता है और इसकी हार हो जाती है। गोविंद राज मारा जाता है। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती है। तो पृथ्वीराज की इस युद्ध में हार होती है और गोरी धोखे से इस युद्ध में जीत जाता है और जीतते इसने दिल्ली पर इसका कब्जा हो जाता है। दिल्ली पर इसका कब्जा होता है। यह तराइन के युद्ध का या तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम रहा। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल ने इसकी सहायता की थी गोरी की, लेकिन यह भी शोध का विषय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको भी ध्यान रखना है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद फिर से अब हम बात करें एक बार थोड़ा सा कि पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर क्या हुआ। तो इसके लिए 3 कहानियां प्रचलित हैं, हम बात करेंगे। 3 अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। पहली कि जैसी पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने बंदी बनाया तो बंदी बनाकर गजनी ले गया, गजनी या गोर प्रदेश में ले गया। मोहम्मद गोरी अपने साथ ले गया पृथ्वीराज चौहान को। दूसरा, वहीं इसकी हत्या कर दी, वहीं मतलब तराइन के युद्ध में हत्या कर दी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज को वापस अजमेर का प्रशासक बना दिया, अजमेर का प्रशासक बना दिया और अपनी अधीनता के अंतर्गत बनाया। यानी पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो तीनों में क्या सत्य है, ये भी शोध का विषय है। हालांकि ये किस तरह से है उसकी भी हमें आगे बात करेंगे। तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1 वर्ष के बाद 1194 ईस्वी में गोरी वापस चंदावर के मैदान में युद्ध करता है। तो उसको कहेंगे चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। तो चंदावर का युद्ध जो होता है वो गोरी और जयचंद के बीच होता है, गोरी और जयचंद के बीच। ये चंदावर आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है और फिरोजाबाद के नाम से इसका अभी नाम चेंज हो गया। तो फिरोजाबाद के नाम से चंदावर जो है वो पुराना चंदावर, आज का फिरोजाबाद। तो यूपी में ही पड़ता है ये चंदावर, यूपी में। तो यहाँ चंदावर के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो एक तरफ था गढ़वाल या कन्नौज का राजा जयचंद, दूसरी तरफ था गोर राजा, कन्नौज का राजा जयचंद गढ़वाल और दूसरा आपका मोहम्मद गोरी। दोनों के बीच युद्ध होता है। जयचंद की हार होती है और गोरी की जीत होती है। तो कहीं न कहीं
ये प्रमाण भी शायद झूठा साबित हो जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। क्यों हो जाता है? यदि जयचंद इसकी सहायता करता तो ये जयचंद को अपना प्रशासक बना सकता था, अपने अधीन शासन करवा सकता था। युद्ध करके हत्या करने की या मारने की क्या जरूरत थी? तो इतिहास है, आप भी समझते हो। तो यहाँ चंदावर का दूसरा युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, कन्नौज के शासक जयचंद और गौर प्रदेश के शासक महमूद गौरी के बीच हुआ, जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद की हार हुई और गौरी जीत जाता है। अब इसने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी तो इसके दो प्रमुख सेनापति व गुलाम, तो आप कह सकते हो गौरी के सेनापति व गुलाम, दो मुख्य गुलाम थे। तो एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो आगे जाकर दिल्ली में गुलाम या ऐबक वंश की स्थापना करता है। और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक की। गौर प्रदेश का शासक जो मोहम्मद गौरी था, या सेनापति कह लीजिए, इसके भी दो सेनापति और गुलाम थे। जैसे जैसे इसने भारत के क्षेत्रों को जीता तो उन भारत के जीते हुए प्रदेशों का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, यानी भारत का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी की ओर चला गया, गौर प्रदेश की ओर चला गया। लेकिन इसी समय इसने बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार अभियान पर भेजा। बख्तियार खिलजी को जो भेजा वो बंगाल व बिहार अभियान पर भेजा। बंगाल और बिहार अभियान पर भेजा बख्तियार खिलजी को, तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीत लिया। बंगाल और बिहार अब गौर प्रदेश के अधीन हो गए। अब यहाँ एक भारतीय इतिहास में बहुत दुखदाई घटना होती है। बंगाल और बिहार में जब ये बख्तियार खिलजी अपना अभियान चला रहा होता है, बारिश का मौसम होता है और इसकी तबीयत खराब हो जाती है बख्तियार खिलजी की। जब इसकी तबीयत खराब होती है तो ये अपना इलाज करवाता है अरबी पद्धति से, इस्लामी पद्धति से, तो ये ठीक नहीं हो पाता है। फिर इसी का एक सरदार इसको बताता है कि बिहार के अंदर एक विश्वविद्यालय है नालंदा, नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय और एक और विश्वविद्यालय था जो बंगाल में था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा, इसी का एक सिपहसार या सरदार कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद का डिपार्टमेंट, और उसका जो मुखिया है या नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति है राहुल श्री सीलभद्र, इस प्रकार के नाम का कोई व्यक्ति है, राहुल श्री सीलभद्र। वो बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, कुलपति भी है, और लगभग 57-58 सब्जेक्ट्स का वो ज्ञाता है। ये सूचना देता है कि अच्छा चिकित्सक, आप उससे इलाज कराओ। तो बख्तियार खिलजी मना कर देता है कि मैं अरबी पद्धति के या इस्लामी पद्धति या हमारी पद्धति के अलावा और किसी तकनीकी से इलाज नहीं करवाऊंगा। तो इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, और अंत में जब इसको बहुत कहा जाता है तो ये मान जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो हमारा आयुर्वेद का डिपार्टमेंट था उसके मुखिया को बुलाता है, राहुल श्री सीलभद्र को, और कहता है कि मेरा इलाज आपकी हिंदू पद्धति से नहीं होना चाहिए, आपकी बौद्ध पद्धति से नहीं होना चाहिए, मेरा इलाज होना चाहिए इस्लामी पद्धति से। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का टीचर सोच में पड़ जाता है कि किस तरह से इलाज करें। फिर ये बख्तियार खिलजी को कहता है आप कुरान पढ़ते हो? तो कहते हैं बिल्कुल, बेशक। ये कट्टर मुस्लिम होता है कि कुरान पढ़ते हो? बेशक। तो जब ये कुरान पढ़ता है तो इसका ये यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षक कहता है आप मुझे कुरान की एक पुस्तक दे दीजिए और मैं कल आऊँगा। तो वो पुस्तक लेके चला जाता है और वापस बख्तियार खिलजी को पुस्तक दे देता है। तो बख्तियार बताता है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ,
तो ये कहता है आप 5 टाइम पढ़ें चाहे कितने टाइम पढ़ें, लेकिन जो मैं ये कॉपी दे रहा हूँ ये 3 बार जरूर पढ़ें, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार पढ़ें, एक बार में 5 पेज ही पढ़ें। तो ये 5 पेज पढ़ता है, 10-20 दिन बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है, तो वापस बुलाता है उसको कि भाई तुमने क्या किया, ना दवाई दी ना कुछ, और ठीक कैसे हो गया। तो उसने कहा साहब मैंने दवाई दी थी, आप दवाई लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने उस दवाई को पाउडर के रूप में बदला और लेप लगा दिया, पाउडर लगा दिया इस आपकी पवित्र पुस्तक के दोनों पन्नों पर। और जैसे ही पुराने टाइम में जब पुस्तक पढ़ते थे तो पेज पलटने के लिए अंगुली को बार बार होठों के मुंह के टच करते थे, तो उसका जो रस है उस रस के साथ वो दवाई मिल जाती थी और उसके मुंह में जाती थी। इस तरह से वो ठीक हो गया। ये कहानी भी एक प्रचलित है, कितनी सत्य है इसका अभी कुछ कह नहीं सकते, शोध का विषय है। लेकिन कहते हैं कि इस बात से नाराज होकर कि इतनी शक्तिशाली हिंदू पद्धति, इतना ज़्यादा आयुर्वेद का नॉलेज है इन लोगों को, तो इसने इस विश्वविद्यालय को ही जड़ से नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। 3 महीनों तक शोध पत्र और लाइब्रेरी इसकी जलती रही, हजारों बौद्धों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय को भी इसने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर बख्तियार खिलजी ने अजमेर में भी अभियान चलाया और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई संस्कृत विद्यालय को भी तोड़कर उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। तो इस तरह की कई घटनाएं होंगी, उनका हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे, वो राजस्थान के इतिहास में करेंगे। तो इसके 2 सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ऐबक को इसने प्रशासक बना दिया, भारत के जीते हुए क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया, इसने गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो आगे जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी वो ऐबक ही करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी महमूद गोरी जब वापस गौर प्रदेश चला गया, तो ये जब भी भारत पर आक्रमण करता तो इससे राजस्थान, सिंध, पंजाब के जाटों का भी सामना करना पड़ता था। वहाँ पर एक विशेष जाति है खोखर जनजाति, खोखर जाट कह दीजिए। तो वो खोखर जाट, तो ये बात है 1205 ईस्वी की। 1205 ईस्वी में इसने अपना अंतिम अभियान किया। वो किया था खोखरों के दमन के लिए, इसने दमन किया भी और सिंध की तरफ चला गया। जब ये वापस 1206 ईस्वी में वापस गजनी जा रहा था, अपने प्रदेश गजनी जा रहा था, ये यूं कह सकते हो गौर प्रदेश जा रहा था। गजनी जाते समय जाट बड़े नाराज थे, खोखर बड़े नाराज थे। तो खोखरों को पता था कि ये वापस तो जा रहा है, तो खोखरों ने छद्म युद्ध से गजनी जाते समय इसकी गोरी की हत्या कर दी। गोरी की हत्या सिंधु नदी के किनारे, सिंधु कह दो या झेलम कह दो, सहायक नदी है झेलम के किनारे हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। इस तरह से 1206 में ये एक घटना का वर्णन होता है कि इसकी हत्या कर दी, वो खोखरों ने की थी। लेकिन हम दूसरी घटना की भी बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या किस तरह से हुई, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी थी, उस पुस्तक में ये वर्णन मिलता है, या उस पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गोरी बंदी बना करके गजनी ले गया, और साथ में उसका मित्र चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का अच्छा मित्र भी था और उसका दरबारी कवि भी था, अजमेर के दरबार में रहता था। तो वो दोनों साथ साथ जाते हैं। चौहान अंधा होता है और षड्यंत्र रचता है चंद्रवरदाई कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम बदला ले सके। तो वो गोरी को कहता है कि हमारा जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, बहुत बड़ा तीरंदाज है, आपने आंखें फोड़ दी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी ये आवाज को सुनकर तीर चला सकता है, जिसको कहते हैं शब्द भेदी बाण, और बिल्कुल निशाने पर लगता है। तो गोरी हंसता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आवाज को सुनकर तीर चला दे। तो कहता आप परख लो, आप चेक कर लो। तो वहाँ एक दरबार सजाया जाता है, युद्ध क्रीड़ा होती है, एक तरह से खेल या समारोह का आयोजन किया जाता है। जेल से पृथ्वीराज चौहान को बाहर निकाला जाता है, और जब युद्ध क्रीड़ा हो रही है तो युद्ध क्रीड़ा में ये जब युद्ध क्रीड़ा हो रही है तो गोरी भी वहाँ पर होता है, और गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान भी होता है, चंद्रवरदाई भी होता है।
और पृथ्वीराज चौहान की हथकड़ियाँ खोल करके उसको तीर और कमान दे दिया जाता है और एक निशाना लगाने के लिए कहा जाता है। लेकिन चंद्रबरदाई एक शर्त रखता है कि निशाना लगाने का जो आदेश दोगे वो महाराज आप ही दोगे। गौरी को ये कहता है, क्योंकि आपने बंदी जरूर बना लिया पर ये भी सम्राट है, तो और किसी के आदेश की पालना ये नहीं करेंगे। गौरी सहमत हो जाता है और ये सारा वर्णन हमें पृथ्वीराज रासों में मिलता है। जब तीर कमान उसके हाथ में आ जाते हैं तो गौरी जैसे ही तीर चलाने का आदेश देता है, पृथ्वीराज चौहान उसकी आवाज़ को पहचान लेता है और गौरी उस आवाज़ के अनुसार गौरी पर वो तीर छोड़ता है। गौरी वहीं मर जाता है और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई भी एक दूसरे को मार देते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि अन्य जो शासक हैं वो उनकी दुर्गति नहीं कर सकें या सरदार हैं। इसलिए हम इस प्रमाण को भी सत्य मान सकते हैं, क्योंकि आज भी पृथ्वीराज चौहान का मकबरा गजनी में बना हुआ है। लेकिन इसको असत्य मानने की प्रमाण भी है कि यदि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी पुस्तक में ये वर्णन मिलता है तो चंद्रबरदाई ने क्या ये पुस्तक अजमेर में बैठ के लिखी थी या गजनी में लिखी थी? तो ये भी इतिहास में एक प्रश्न खड़ा हुआ है आज भी। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने इसकी हत्या कर दी थी। अब कहते हैं उस समय पृथ्वीराज चौहान को समझाने के लिए या बताने के लिए गौरी ने एक संस्कृत में दुआ बोला था, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। तो इसी के साथ वो तीर छोड़ता है और वो 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ये एक मापने का पैमाना होता है और उसी के अनुसार उसने तीर छोड़ता है। अब गौरी का कोई पुत्र नहीं था तो इसका एक भतीजा महमूद गौर प्रदेश का शासक बनता है। अब देखो गौरी से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गौरी के आक्रमणों से भारत पर जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया और स्थायी साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसका शासक बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, यानी स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की पहली बार किसी ने स्थापना की थी तो वो की थी गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में इसका प्रशासक या सम्राट रहा। तो ये हम गौरी की कंप्लीट बात की आज। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों मित्रों, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी YouTube चैनल पर अभी संदीप जी भी स्टार्ट करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट, सुरेंद्र चौधरी अपना सब्जेक्ट ले ही रहे हैं। करंट की भी आज क्लास हुई है, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उनको देखें, नोट्स बनाएं, 2 बार देखें, समझें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है इसमें, कंप्लीट हिस्ट्री कवर होगा। आप हिस्ट्री का यदि देखोगे तो इसी तरह से जो आपकी राजस्थान के अंदर कल्चर भी चल रहा है, संजय चौधरी कल्चर की क्लास ले रहे हैं और पुलिस और पटवारी के लिए स्पेशली कंप्यूटर की भी क्लास आएंगी। इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।